नमस्कार दोस्तों, मैं सुदीप्त गोयल डॉक्टर मनोज जैन द्वारा संचालित काव्य क्लासेज के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत करता हूं। मैं आपके साथ गणित सब्जेक्ट के साथ जुड़ा हूं और आगे भी जुड़ा रहूंगा। तो सबसे पहले हम रीड सेकंड लेवल की बात करने वाले हैं। तो सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि रीड सेकंड लेवल में कैसे क्वेश्चन आते हैं। मैं सिलेबस, अपनी योजना, ये सब बाद में डिस्कस करूंगा। अभी मैं सिर्फ आपको इतना बताऊंगा कि प्रीवियस ईयर में कुछ क्वेश्चन आए थे जिन्हें हम देखेंगे कि किस लेवल पे क्वेश्चन आए थे और हमें कैसे अटेम्प्ट करने थे। इससे हमें परीक्षा का लेवल पता चलेगा कि पिछले सालों में परीक्षा का क्या लेवल रहा है और किस तरीके के क्वेश्चन पुटअप हुए हैं, ताकि हम जल्दी से जल्दी एग्जाम में क्वेश्चन को सॉल्व कर सके और उनका आंसर निकाल सके। तो समय को नष्ट नहीं करते हुए मैं आपके सामने स्टार्ट करता हूं। तो हम देखेंगे रीड सेकंड लेवल का प्रश्न पत्र। सबसे पहला क्वेश्चन आपके सामने दिखाई दे रहा है, 1/2% का दशमलव भिन्न में मान क्या होगा। सबसे पहला क्वेश्चन आपके सामने है, 1/2% का दशमलव भिन्न में मान क्या होगा। देखते ही मुझे पता लग रहा है कि ये प्रतिशत वाले चैप्टर से क्वेश्चन है। तो मुझे इसमें करना क्या है, प्रतिशत वाले कॉन्सेप्ट हमारे दिमाग में देखते ही आ जाने चाहिए। तो सबसे पहले देखिए, हमें इसमें दिखाई दे रहा है कि उसने दिया हुआ है कि प्रतिशत में कोई वैल्यू दी हुई है और वो पूछ रहा है कि मैं इसको भिन्न में बदलूं। किस में बदलूं? भिन्न में बदलूं। तो जनरली प्रतिशत को जब हम भिन्न में बदलते हैं, तो प्रतिशत के स्थान पर 1/100 कर देते हैं। जनरली हम प्रतिशत को जब भिन्न में बदलते हैं तो प्रतिशत के स्थान पर 1/100 कर देते हैं, और जब भिन्न को प्रतिशत में बदलते हैं तो हम क्या करते हैं, 100 से गुणा कर देते हैं। जब भिन्न को प्रतिशत में बदलते हैं तो क्या करते हैं, 100 से गुणा कर देते हैं। तो हमें इस क्वेश्चन में प्रतिशत को भिन्न में बदलना है, तो हम क्या करेंगे, 1/100 से गुणा कर देंगे या फिर 100 का भाग दे देंगे। तो यही हमें करना है। देखो वो बोल रहा है 1/2% का मान, तो 1/2%। सबसे पहले देखेंगे 1/2 का भिन्न में मान, दशमलव भिन्न में क्या होता है, 0.5 होता है। क्या होता है, 0.5 होता है। और प्रतिशत का मैंने बताया, प्रतिशत की जगह आपको क्या करना है, 1/100 लिख देना है। क्या करना है, 1/100 लिख देना है। तो अब देखिए क्या आया, 0.5/100, 0.5/100। अब देखो नीचे 2 जीरो है तो दशमलव 2 स्थान इधर सरक जाएगा, तो क्या आ जाएगा, 0.005। क्या आ जाएगा, 0.005। और यही हमारा क्या होगा, आंसर होगा, जो कि बी ऑप्शन में। तो इस वाले क्वेश्चन का आंसर क्या आएगा, बी आएगा। करना क्या था, हमें सिर्फ प्रतिशत के स्थान पर 1/100 करना था और हमारा आंसर आ गया, जो कि आपके सामने है। तो अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। बिल्कुल इसमें आपको दिखाई दे रहा है, दिए गए चित्र में AOB एक सरल रेखा है। बोल रहा है AOB, ये A है, ये O है और ये B है। ये AOB एक क्या है, सरल रेखा है, जिस पर OC एक किरण आपतित है। ये O है, ये C है, OC एक किरण क्या है, आपतित है। यानी एक रेखा है, उसके ऊपर एक किरण आपतित हो रही है। कौन सी, OC किरण आपतित हो रही है। यदि A/B बराबर 2/1 है तो A का मान क्या होगा। वो बोल रहा है कि A, ये जो कोण है ये है A और ये जो कोण है ये है B। तो A और B का हमें अनुपात दिया गया है। A और B का अनुपात कितना है, 2/1। पूछ रहा है हमसे A का मान क्या होगा। तो ऐसे क्वेश्चन में हम क्या करेंगे, हमें जब हम ज्योमेट्री पढ़ेंगे तो हमें पता होगा कि एक सरल रेखा पर बनने वाले कोणों का योग कितना होता है, 180 डिग्री होता है। कितना होता है, 180 डिग्री होता है। यानी जैसे मैं एक सरल रेखा खींचूं तो उसके ऊपर बनने वाले जो कोण होंगे उसका मान कितना होगा, 180 डिग्री होगा। कितना होगा, 180 डिग्री होगा। नीचे भी कितना होगा, यदि मैं बोलूँ कि नीचे, तो नीचे भी कितना हो जाएगा, 180 डिग्री हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 180 डिग्री हो जाएगा। यानी एक ही सरल रेखा पर बनने वाले कोणों का योग कितना होता है, 180 डिग्री होता है। तो देखो हमारे पास में, यदि मैं A को 2x मान लूँ, B को x मान लूँ, यदि मैं A को 2x मान लूँ और B को क्या मान लूँ, x मान लूँ, तो देखो A अनुपात भी मैंने निकाला तो मेरे पास में क्या आया, 2x/x। x से x कैंसिल हो गया तो क्या आ गया, 2/1। यानी
यानी मैंने जो माना वो सही माना कि a बराबर 2x मान लिया, b बराबर क्या मान लिया मैंने, x मान लिया। अब देखो आपके सामने ये लिखा हुआ है कि एक सरल रेखा है, इस पर कितना कोण बनेगा, 180 डिग्री का कोण बनेगा। तो इससे मुझे क्या पता लगता है, इससे मुझे पता लगता है कि मेरा जो कोण है a प्लस b, इनका मान कितना है, 180 डिग्री है। कितना है, 180 डिग्री है। यानी a प्लस बी का मान कितना है मेरे पास, 180 डिग्री है। तो a का मान मैं यहाँ से रखूँ कितना आएगा, 2x आएगा। b का मान मैं यहाँ से रखूँ कितना आएगा, x आएगा। और टोटल कितना आ जाएगा मेरे पास, 180 डिग्री आ जाएगा। 2x में जब x को जोड़ूंगा मेरे पास क्या आएगा, 3x आ जाएगा। बराबर में मेरे पास क्या है, 180 डिग्री है। अब देखो 3 इधर गुणा हो रहा है तो 3 में इधर भाग दे दूंगा तो क्या आ जाएगा, 180 डिग्री बटा 3। तो x का मान क्या आ गया मेरे पास में, 60 डिग्री। x का मान मेरे पास क्या आ गया, 60 डिग्री आ गया। लेकिन हमसे वो पूछ किसका मान रहा है, a का मान पूछ रहा है। किसका मान पूछ रहा है, a का मान। तो a का मान मेरे पास क्या था, 2x था। अब मेरे पास x भी है तो मैं क्या करूँगा, a का मान निकाल लूँगा। तो a का मान मेरे पास क्या आ जाएगा, 2 गुणा 60 आ जाएगा। क्या आ जाएगा, 2 गुणा 60 आ जाएगा। तो a का मान मेरे पास में क्या आ जाएगा, 120 डिग्री। कितना आ जाएगा, 120 डिग्री। और यही हमारा क्या होगा, आंसर होगा। देखो इतना सॉल्व करने की हमको ज़रूरत पड़ेगी नहीं, लेकिन अभी मैं आपको पूर्ण मेथड से बता रहा हूँ कि किस तरीके से हमने किस चीज़ को क्या माना। एग्ज़ाम में जो आपकी स्पीड होती है वही सबसे ज़्यादा मैटर करती है। तो ज़्यादा से ज़्यादा कैलकुलेशन अपने दिमाग में करें। तो देखो हम जब क्वेश्चन को देखेंगे तो हमें पता होगा कि a प्लस बी का मान कितना है, 180 डिग्री है। कितना है, 180 डिग्री है। और a अनुपात b है 2:1 है। तो 2 और 1 मैं जोड़ूँ 3, तो 3 का मान मेरे पास किसके बराबर है, 180 के बराबर है। तो 1 का मान मेरे पास किसके बराबर होगा, 60 के बराबर होगा। किसके बराबर होगा, 60 के बराबर होगा। मेरे पास बोल रहा है वो a का मान, तो a का मान कितना है, 2। जब 1 का मान मेरे पास में 60 है तो 2 का मान मेरे पास क्या होगा, 120 होगा। डायरेक्ट मेरे को आंसर मिल गया, डायरेक्ट मेरे को आंसर मिल गया। लेकिन इतनी ज़्यादा सोचने की क्षमता और इतनी ज़्यादा एबिलिटी सिर्फ एक ही चीज़ से आपके दिमाग में आएगी, वो है प्रैक्टिस, अभ्यास। आप जितना ज़्यादा अभ्यास करोगे उतना ज़्यादा क्वेश्चन ईजी होगा आपके लिए। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। दी गई आकृति में वृत्त का केंद्र O है तथा कोण ACB 40 डिग्री हो तो कोण AOB क्या है। वो बोल रहा है कि एक वृत्त है जो कि आपको दिख रहा होगा, ये कोण AOB वो हमसे पूछ रहा है, ये AOB हमसे पूछ रहा है। और AC और B हमको दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है, 40 डिग्री दिया हुआ है। तो हम जब वृत्त पढ़ेंगे तो हमें पता होगा, हम जब वृत्त पढ़ेंगे तो हमें पता होगा कि वृत्त की एक प्रॉपर्टी होती है। क्या होती है कि किसी भी वृत्त में एक चाप के द्वारा केंद्र पर बनाया गया कोण, किसी भी वृत्त में एक चाप के द्वारा केंद्र पर बनाया गया कोण वृत्त के अन्य भाग पर बनाए गए कोण का दुगना होता है। कितना होता है, दुगना होता है। तो वही चीज़ यहाँ पर लगने वाली है कि जैसे एक बार और प्रॉपर्टी बता देता हूँ मैं। जैसे मेरे पास में ये वृत्त है, मेरे पास में क्या है, एक वृत्त है, ये मेरे पास में एक वृत्त है। अब देखो यहाँ पर मैं इसका एक केंद्र ले लेता हूँ। क्या केंद्र ले लेता हूँ, O केंद्र ले लेता हूँ। तो मैं आपको बताना ये चाह रहा हूँ कि जैसे मैंने एक चाप ले लिया, क्या ले लिया, एक चाप ले लिया, ये चाप है मेरे पास में। तो इस चाप के द्वारा केंद्र पर कोण बन रहा है कुछ, तो वृत्त के केंद्र पर कितना कोण बनेगा, वृत्त के अन्य भाग पर बने कोण का दुगना कोण बनेगा। कि तो मैं देखूँ जैसे ये मेरे पास है और ये मेरे को दिया हुआ उसने थीटा कोण, कितना, थीटा। तो ए यहाँ पर जो कोण बनेगा वो कितना कोण बनेगा, प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग 2 थीटा बनेगा। यानी केंद्र पर कितना बढ़ेगा, अन्य भाग का दुगना बनेगा। तो यदि मैं इस कोण को इधर भी ले लूँ, ये भी ले लूँ, तो मेरे पास ये कोण भी कितना होगा, थीटा होगा। कितना होगा, थीटा होगा। बस ये प्रॉपर्टी कहती है, यही प्रॉपर्टी मुझे लगानी है और मेरा आंसर मेरे सामने होगा। देखो अन्य भाग पर कितना कोण बन रहा है, चाप हमारे पास कौन सा हो गया, AB हमारे पास क्या हो गया, चाप हो गया। तो AB वृत्त के अन्य भाग पर कितना कोण बना रहा है, 40 डिग्री का कोण बना रहा है। तो केंद्र पर कितना कोण बनाएगा, 40 गुणा 2 यानी 80 डिग्री का। कितनी डिग्री का, 80 डिग्री का।
और यही मेरा आंसर हो जाएगा। अगला चलते हैं। एक वृत्त की त्रिज्या 3 गुनी करने पर नई परिधि अपनी पूर्व परिधि से कितने गुना होगी? एक वृत्त की त्रिज्या 3 गुनी करने पर नई परिधि अपनी पूर्व परिधि से कितने गुना होगी, ये क्वेश्चन में वो पूछ रहा है। तो देखो, यदि आप प्रैक्टिस करते हो तो आपको डायरेक्ट इसका आंसर मिलेगा क्या? 3। कैसे मिलेगा वो मैं आपको एक बार मेथड से बताऊंगा और एक बार बताऊंगा डायरेक्ट कैसे मिलेगा। कि देखो, डायरेक्ट में मैं बताता हूं, आपको पता होना चाहिए कि वृत्त की परिधि का फॉर्मूला क्या होता है। वृत्त की परिधि होती है 2 पाई r। क्या होती है? 2 पाई r होती है। यानी r इसमें कितनी बार आ रहा है? सिर्फ एक बार आ रहा है। यानी जब मैं त्रिज्या को 3 गुनी करूंगा तो परिधि भी मेरी कितनी हो जाएगी? 3 गुनी हो जाएगी, क्योंकि r सिर्फ यहाँ पर एक बार आ रहा है। और इसी क्रम में मैं यदि क्षेत्रफल लूँ तो क्षेत्रफल में क्या आता है? r स्क्वायर आता है। यानी मैं r में जितना चेंज करूंगा उतना ही स्क्वायर में चेंज होगा। कितने में चेंज होगा? स्क्वायर में चेंज होगा। यदि इसी क्वेश्चन में वो बोलता कि त्रिज्या को मैं 3 गुनी कर दूं तो क्षेत्रफल में कितना बदलाव होगा, तो क्षेत्रफल कितना हो जाएगा? 9 गुना हो जाएगा। कितने गुना हो जाएगा? 9 गुना हो जाएगा। अभी हम देखते हैं विद मेथड से कैसे ये क्वेश्चन सॉल्व होगा। ठीक है, मैं त्रिज्या मान लेता हूं पहले वाली 1। मैं त्रिज्या मान लेता हूं पहले वाली क्या? 1। यानी पहले त्रिज्या थी r1 1। तो मेरे पास में पहले जो परिधि थी वो कितनी थी? 2 पाई, और r की जगह पे मैंने 1 रख दिया तो मेरे पास क्या आ गया? 2 पाई आ गया। क्या आ गया? 2 पाई आ गया। परिधि का मतलब होता है जैसे कोई वृत्त है, इसके अंदर ये केंद्र है तो ये त्रिज्या होती है। क्या होती है? ये त्रिज्या होती है, जिसको हम r से डिनोट करते हैं। और परिधि जो होती है, परिधि का मतलब होता है परिमाप। परिधि का मतलब होता है परिमाप। परिमाप कितना होता है इसका? 2 पाई r होता है। और क्षेत्रफल, वृत्त का क्षेत्रफल होता है पाई r स्क्वायर। कितना होता है? पाई r स्क्वायर होता है। यहां पर पाई कितना होता है? 22/7 होता है। 22/7 होता है। ये हमारा वृत्त का होता है। अब देखो, मैंने 2 पाई त्रिज्या को क्या माना? 1 माना, तो मेरी परिधि कितनी आ गई? 2 पाई आ गई। अब देखो, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग मैं क्या कर रहा हूं? त्रिज्या को 3 गुनी कर रहा हूं। 1 का 3 गुना किया मैंने, क्या आ गया? 3 आ गया। अब मेरी परिधि में निकालूं तो क्या आएगा? 2 पाई, और r की जगह पे क्या आ जाएगा? 3 आ जाएगा। तो मेरी परिधि कितनी आ जाएगी? 6 पाई। कितनी आ जाएगी? 6 पाई आ जाएगी। इसका मतलब मैंने जब त्रिज्या को 3 गुना किया, तो मेरा क्षेत्रफल कितना हो गया? मेरा क्षेत्रफल हो गया 3 गुना। कितना हो गया? 3 गुना। कितना हो गया मेरा क्षेत्रफल? 3 गुना हो गया। जब मैंने त्रिज्या को 1 से 3 किया, यानी 3 गुना किया, तो मेरा क्षेत्रफल कितना हो गया? 2 पाई से 6 पाई हो गया, यानी 3 गुना हो गया। और यही हमारा आंसर था, 3। अब देखो, इसी क्वेश्चन में वो अगर आपसे ये पूछ लेता कि मुझे क्षेत्रफल बताओ कि क्षेत्रफल में कितना चेंज होगा, तो मैं क्या करूंगा? देखो, r1 मेरी त्रिज्या मैंने 1 मानी थी, उसके बाद में मेरी त्रिज्या क्या हो गई? 3 गुनी हो गई। करना क्या था? मुझे क्षेत्रफल निकालना था। तो क्षेत्रफल पहले क्या आ जाएगा? पाई r स्क्वायर। यानी r की जगह पे मैं 1 रखूंगा तो मेरा क्या आ जाएगा? पाई आ जाएगा। और दूसरा क्षेत्रफल क्या आ जाएगा मेरे पास में? पाई। और r की वैल्यू यहाँ 3 है, तो 3 का स्क्वायर। क्या आ जाएगा मेरे पास? 9 पाई। यानी जब मैं त्रिज्या को 3 गुनी कर रहा हूं तो मेरी परिधि कितनी हो जा रही है? 3 गुनी। और मेरा क्षेत्रफल कितना हो जा रहा है? देखो, पाई से कितना हो गया? 9 पाई, यानी 9 गुना हो जा रहा है। मुझे लगता है आपको समझ में आ गया होगा कि जब मैं त्रिज्या को 3 गुना कर दूंगा तो परिधि कितना हो जाएगा? 3 गुना हो जाएगा। और क्षेत्रफल कितना हो जाएगा? 9 गुना हो जाएगा। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। आप चाहें तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। इसमें बोल रहा है एक कमरा 12 मीटर लंबा, 9 मीटर चौड़ा तथा 8 मीटर ऊंचा है। इसमें अधिकतम किस लंबाई का बांस रखा जा सकता है? वो बोल रहा है आपके पास एक कमरा है। कमरा देखो 2 आकार का होता है, या तो होता है घन के आकार का या होता है घनाभ के आकार का। घन क्या होता है? घन और घनाभ ये एक 3D में होते हैं। किस में होते हैं? 3D में, 3 डायमेंशंस में ये चीज़ें होती है। इसमें लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई, हमारे पास में 3 माप होती है। क्या होती है? लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई,
घन और घनाभ में इतना फर्क है कि घन में लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई तीनों क्या होती है, बराबर होती है, और घनाभ में तीनों अलग अलग होती है, या फिर कोई एक अलग हो सकती है, दो सेम हो सकती है, वो कुछ भी हो सकता है, बाकी तीनों सेम नहीं होती है। तो मैं आपके सामने एक घन बनाता हूं। देखो जैसे मैंने आपके सामने ये घन बनाया, तो वो बोलना क्या चाह रहा है कि घन घनाभ, घनाभ में क्या होगा, घन और घनाभ का सेम ही रूल होता है, बाकी घन में क्या होता है, तीनों लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई तीनों बराबर होती है, और घनाभ में तीनों अलग अलग होती है। हमारे सामने वो बोल रहा है एक कमरा कैसा होगा, घनाभकार आकार का होगा। कैसा होगा, घनाभकार आकार का होगा। क्यों होगा, क्योंकि वो 12 मीटर लंबा है, 9 मीटर चौड़ा है और 8 मीटर ऊंचा है, यानी तीनों माप क्या है, अलग अलग हैं। तो जैसे मैं तो इसमें मुझे क्या करना है, एक बांस फंसाना है। क्या करना है, एक बांस फंसाना है। जैसे हम कोई भी लंबाई की वस्तु, जैसे बांस हुआ, कोई रोड हुई, छड़ हुई, उनको फंसाते हैं, तो किस अकॉर्डिंग हम इनमें फंसाएं कि सबसे लंबा वो वस्तु जैसे कि बांस आ जाए। वो बोल रहा है बांस, तो हम बांस को ही फंसाएंगे कि घनाभ। तो देखो विकर्ण के अनुदिश जब हम फंसाएंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, वो सबसे लंबा आएगा। क्या हो जाएगा, सबसे लंबा आएगा। यानी जैसे मैं मान के चलूँ कोई आयत होता है या वर्ग होता है, आयत होता है या वर्ग होता है, जैसे मैं इसकी लंबाई मान लेता हूँ 2, इसकी लंबाई मान लेता हूँ 2, इसकी 2 और इसकी 2, ये वर्ग हो गया। और इसमें मुझे क्या है, सबसे लंबाई का बांस फंसाना है। तो मैं कैसे फंसाऊंगा, यानी सबसे लंबाई की मुझे कोई लाइन खींचनी है, तो मैं कब खींचूंगा, कैसे खींच पाऊंगा, जब मैं इसके विकर्ण के अनुदिश चलूंगा। कैसे चलूंगा, इसके विकर्ण के अनुदिश चलूंगा। तो यहाँ भी मुझे क्या करना है, इस बांस को इस कमरे के विकर्ण के अनुदिश फंसाना है। कैसे करना है, विकर्ण के अनुदिश इस बांस को मुझे इसके अंदर फंसाना है। तो मैं क्या करूंगा, इस बांस की लंबाई ज्ञात करने के लिए इस घनाभ का क्या करूंगा, विकर्ण ज्ञात कर लूंगा। क्या करूंगा, विकर्ण ज्ञात कर लूंगा। क्या करूंगा, विकर्ण। अब विकर्ण का फॉर्मूला क्या होता है मेरे पास में, अंडररूट लंबाई का स्क्वायर प्लस चौड़ाई का स्क्वायर प्लस ऊंचाई का स्क्वायर। क्या होता है मेरे पास में, रूट के अंदर लंबाई का स्क्वायर प्लस चौड़ाई का स्क्वायर प्लस ऊंचाई का स्क्वायर। अब मेरे पास में लंबाई कितनी है, देखो लंबाई है मेरे पास में 12, तो सबसे पहले क्या करूंगा, 12 का स्क्वायर निकालूंगा, प्लस चौड़ाई 9 का स्क्वायर प्लस ऊंचाई 8 का स्क्वायर। इसको जब मैं सॉल्व करूंगा तो मेरे पास में 12 का स्क्वायर क्या आ जाएगा, 144, 9 का स्क्वायर 81 और 8 का स्क्वायर 64, यही आएगा। अब देखो इनको जब मैं जोड़ूंगा तो मेरे पास में क्या आ जाएगा, ये आ गया 9, क्या आ गया मेरे पास में 289। क्या आ गया मेरे पास में 289। मेरे पास में क्या आ गया, विकर्ण, रूट के अंदर 289। तो 289 का वर्गमूल क्या होता है, 17 होता है। ये हमको याद होना चाहिए, 1 से लेकर 30 तक के वर्गमूल कम से कम याद होने चाहिए। इसके आगे की मैट्रिक आपको क्लास में बताऊंगा। देखिए 17 मीटर, तो मेरा आंसर क्या हो जाएगा, 17 मीटर। यानी मैं विकर्ण निकाल लूँ तो मेरे को ये पता लग जाएगा कि कमरे में मैं सबसे अधिक किस लंबाई का बांस रख सकता हूँ। तो मैंने क्या किया, विकर्ण निकाल लिया। विकर्ण क्या होता है, रूट के अंदर लंबाई का स्क्वायर प्लस चौड़ाई का स्क्वायर प्लस ऊंचाई का स्क्वायर। तो वही मैंने किया। लंबाई मेरे पास है 12, तो 12 का स्क्वायर 144, 9 का स्क्वायर 81 और 8 का स्क्वायर 64। इन तीनों को जब मैंने जोड़ा तो मेरे पास में आया 289। जब 289 का मैंने वर्गमूल निकाला तो मेरे पास क्या आ गया, 17 मीटर। और यही मेरा क्या हो गया, आंसर हो गया। ऐसा आपको लग रहा होगा कि सर इतने इजी क्वेश्चन आते हैं, लेकिन आप ट्रस्ट कीजिए, किसी भी बुक में आप देख लीजिए, ये आपका प्रीवियस ईयर के ही क्वेश्चन है जो मैं अभी आपके सामने करवा रहा हूं। अगला देखते हैं। इसमें लिखा हुआ है, एक क्वेश्चन दिया हुआ है, आपको नहीं दिख रहा, मैं एक बार वापस इसको लिख देता हूं। रूट 3 की पावर 5 गुणा 9 की पावर 2 3 की पावर n 3 रूट 3 लिखा हुआ है। अब इसको मुझे सॉल्व करना है, तो मुझे इसमें निकालना क्या है, n का मान निकालना है। क्या करना है,
n का मान निकालना है। तो n का मान कैसे निकालूंगा, मुझे इधर दिखाई दे रहा है कि 3 की पावर n है, तो n का मान निकालने के लिए मैं क्या करूं, तो n का मान निकालने के लिए इसमें मुझे दिख रहा है कि मैं सभी को इसके बराबर में 3 की पावर में कुछ ले आऊं तो मैं n की वैल्यू आराम से निकाल सकता हूं। तो इसको सॉल्व करने के लिए सबसे पहले क्या करेंगे, √3 की पावर 5 है तो √3 को क्या करेंगे 5 बार मल्टीप्लाई कर लेंगे। ये मैंने √3 को 5 बार मल्टीप्लाई कर लिया। अब 9 की पावर 2 है, इसको मैं क्या लिख सकता हूं 3 की पावर 2 लिख सकता हूं या नहीं लिख सकता हूं, ये इसके बराबर है या नहीं। 9 को मैंने क्या किया 3 की पावर 2 लिख लिया। अब देखिए 3 की पावर n गुणा 3√3 ये लिख दिया। ऐसे कैसे, इसमें मैंने कोई चेंज नहीं किया, ऐसा कैसा नीचे उतार दिया। अब देखिए √3 को जब √3 से गुणा करूंगा मेरे पास क्या आ जाएगा 3 आ जाएगा। इधर भी जब √3 को √3 से गुणा करूंगा मेरे पास क्या आ जाएगा 3 आ जाएगा। और यहाँ पर क्या है √3 है, तो मेरे को क्या मिल गया 3 गुणा 3 गुणा √3 गुणा 3 की पावर ये 2 गुणा 2 कितना हो जाएगा 3 की पावर 4 हो जाएगा बराबर 3 की पावर n 3√3। इधर देखो ये 3√3 से 3√3 कैंसिल हो गया, दोनों तरफ 3√3 है 3√3 है, मल्टीप्लाई में है तो दोनों क्या हो जाएंगे कैंसिल हो जाएंगे। मेरे पास में क्या बचा 3 की पावर 1 और 3 की पावर 4। देखो जब आधार समान हो और गुणा में दिया गया हो तो क्या करते हैं हम घातों को जोड़ देते हैं। ये घातांक के नियम होते हैं, क्या होते हैं कि जब आधार समान हो, देखो यहाँ भी आधार 3 है और यहाँ भी आधार कितना है 3 है और किस में दिया है गुणा में दिया है, तो क्या करते हैं घातों को जोड़ देते हैं। तो 3 की पावर 1 + 4 और मेरे पास क्या बच गया 3 की पावर n, मेरे पास क्या बच गया 3 की पावर n, मेरे पास आ गया 3 की पावर 5 बराबर 3 की पावर n, क्या आ गया 3 की पावर 5 बराबर 3 की पावर n। अब देखो जब आधार समान है, दोनों तरफ आधार कितना है 3 है, घाते अलग अलग हैं, आधार समान है घाते अलग अलग है, तो क्या होता है जब बराबर में दिया है तो आधार बराबर है तो क्या होगा घाते भी बराबर हो जाएंगे, आधार बराबर है तो क्या होगा घाते भी बराबर हो जाएंगी। तो n का मान मेरे पास कितना आ जाएगा 5 आ जाएगा। n का मान कितना आ जाएगा मेरे पास में 5 आ जाएगा, यानी जब आधार बराबर हो गया तो घाते भी क्या करेंगे हम बराबर कर देंगे। तो n का मान कितना आ जाएगा 5 आ जाएगा और यही मेरा आंसर हो गया। अब देखो इसको मैं चाहूँ तो मन में ही सॉल्व कर सकता हूँ वर्बली, क्योंकि √3 की पावर 5 है तो 3 पावर पे मुझे 3√3 मिल जाएगा। √3 की पावर 5 है तो 3 पावर पे मुझे 3√3 मिल जाएगा। इस 3√3 से इस 3√3 कैंसिल हो जाएगा, यहाँ बचेगा 3 की पावर 2, यहाँ क्या है 3 की पावर 4 है तो यहाँ बचेगा 3 की पावर 1 और यहाँ कितना है 3 की पावर 4 है तो 3 की पावर 5 हो जाएगा और 3 की पावर n हो जाएगा तो n बराबर 5 हो जाएगा। ये चीज़ें क्या है हम मन में सॉल्व करेंगे, लेकिन बाद में जब हमको अभ्यास हो जाएगा बहुत ज़्यादा तो हम इनको डायरेक्ट मन में ही सॉल्व कर लेंगे। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। आपके सामने लिखा हुआ है 2x + 4y - 8xy - 1 बराबर मुझे निकालना है। तो देखो ये समीकरण मुझे दिख रहा है और मुझे इन चारों में से कोई ऑप्शन टिक करना है। तो मैं क्या करूँगा, देखो ऑप्शन में दिख रहा है 2x - 1 2x - 1, तो मैं क्या करूँ एक जगह 2x - 1 ले लूँ, देख लूँ मेरे को कॉमन मिलता है क्या कुछ। तो देखो इधर मैंने ले लिया 2x - 1 एक साथ लिख दिया, 2x - 1 क्या किया एक साथ लिख दिया 2x - 1, क्या बचा मेरे पास में -8xy + 4y, क्या बचा -8xy + 4y। इधर से मैंने क्या किया ये 2x1 है ये मेरे पास में। अब देखो इधर से अगर मैं -2x कॉमन ले लूँ, सॉरी -4y कॉमन ले लूँ, -4y कॉमन ले लूँ, तो मेरे पास क्या बचेगा, मेरे पास क्या बचेगा 2x बचेगा, मेरे पास क्या बचेगा 2x बचेगा। इधर भाग दूंगा तो -1 मेरे पास बचेगा और इधर क्या दे रखा है 2x - 1 दे रखा है। अब पूछोगे सर आपने कॉमन कैसे लिया, मैं आपको बताता हूँ। देखो इधर मुझे 2x - 1 दिख रहा है, क्या दिख रहा है 2x - 1, तो मैं कुछ ऐसा करूँ कि कुछ ऐसा कॉमन आ रहा है कि इधर भी मेरे पास में 2x - 1 आ जाए, इधर भी मेरे पास में क्या आ जाए 2x - 1 आ जाए। तो मैं क्या करूँ इसमें से 4y कॉमन ले लूँ। अब देखो ये -8xy था + 4y था या नहीं। अब देखो जब मैंने इसमें से -4y कॉमन लिया, -4y कॉमन लिया
तो देखो कॉमन कैसे लेते हैं, जब कॉमन लेते हैं तो अंदर वाली संख्याओं में क्या करते हैं, जो हमने कॉमन लिया है उसी का क्या दे देते हैं, भाग दे देते हैं। तो वही हमने किया, ये मैंने अंदर वाली संख्या में जो मैंने कॉमन लिया था उसी का भाग दे दिया। तो देखो माइनस से माइनस कैंसिल हो गया, 4 से कैंसिल हो गया 8 2 बार, और y से कैंसिल हो गया y। तो क्या आया मेरे पास में, -4y तो मैंने कॉमन लिया था, ये आ गया 2x, इधर 4y से 4y कैंसिल हो गया, माइनस जब प्लस से मल्टीप्लाई होगा क्या आ जाएगा, माइनस आ जाएगा। तो देखो यही मैंने लिखा है -4/2x - 1, यही मैंने लिखा है। अब मैं क्या करूँ, इस पूरे में से 2x - 1 कॉमन ले लूँ। तो देखो 2x - 1 जब मैं इस पूरे में से कॉमन लूँगा तो मेरे पास क्या बचेगा, इधर जब मैं भाग दूंगा तो मेरे पास बच जाएगा 1, क्या बच जाएगा 1, और इधर जब भाग दूंगा तो इससे ये कैंसिल हो जाएगा और मेरे पास क्या बच जाएगा, 4y बच जाएगा। क्या बच जाएगा, 4y बच जाएगा। 2x - 1 1 - 4y। तो देख लीजिए ये किसी ऑप्शन में है क्या, बिल्कुल ऑप्शन नंबर बी में है, और यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। कुछ नहीं करना था इसमें, बस थोड़ा सा देखना था कि हमें कॉमन क्या लेना है, बस थोड़ा सा लॉजिकल सेंस लगाना था। अब देखो यदि हमें ऐसे करने में प्रॉब्लम आ रही है और लगता है कि एग्ज़ाम में सेटलमेंट नहीं खा रहा, तो एक वे और होता है इसको चेक करने का, वो मैं बता देता हूँ आपको। देखो कैसे चेक करेंगे, देखो इधर भी समीकरण किस में दिया है, x और y में दिया है, और इधर भी समीकरण किस में दिए हुए हैं, x और y में दिए हुए हैं। यदि मैं x बराबर 0 रख लूँ, यदि मैं x बराबर 0 रख लूँ और y बराबर 1 रख लूँ तो कोई दिक्कत। अब आप पूछेंगे आपने सर यही क्यों रखा, देखो जब आप क्वेश्चनों में प्रैक्टिस करोगे तो आपको भी लगेगा कि मुझे क्या रखना चाहिए, आपको भी ऐसा लगेगा कि मुझे क्या रखना चाहिए। मैंने क्या किया, x बराबर 0 रख लिया और y बराबर 1 रख लिया। तो देखो सबसे पहले मैं क्या करूंगा, इन दोनों मानों से हमारे समीकरण का मान ज्ञात करूंगा। तो समीकरण का मान क्या आएगा, देखो x जब मैंने 0 रखा तो ये तो कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा, और ये कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। और y का मान जब मैंने 1 रखा तो y जब 4 से गुणा होगा तो मेरा मान क्या आ जाएगा, 4 आ जाएगा, और ये -1 ऐसा का ऐसा है, तो 4 में से 1 जाएगा तो मेरे पास क्या बचेगा, 3 बचेगा। यानी मेरे क्वेश्चन में क्या है, मेरे क्वेश्चन में है 3, मेरे क्वेश्चन में क्या है 3। तो जिस भी ऑप्शन में 3 आएगा वही मेरा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। अब देखो ऑप्शन में रखना चालू करते हैं, x बराबर 0 मैं इस ऑप्शन में रखता हूं तो ये पार्ट मेरा क्या हो गया, 0 हो गया, और ये पार्ट कितना हो गया, y बराबर मैंने 1 रखा तो ये पार्ट कितना हो गया, 1 + 4, पार्ट a की बात कर रहे हैं हम, 1 + 4 मल्टीप्लाई में ये 2x तो 0 हो गया, ये कितना आ गया, -1 आ गया। तो मेरे पास में क्या मिल गया मुझे, 5 गुणा -1 यानी -5, क्या मिल गया मुझे, -5 मिल गया। अब देखो बी ऑप्शन में हम देखें, 1 - 4y, तो 1 - 4y, y का मान 1 है तो ये कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा, और 2x यानी 2 गुणा x करूँगा, x 0 है तो ये मान कितना आ जाएगा, ये मान भी 0 आ जाएगा, और ये -1 ऐसा कैसा आ जाएगा। अब देखो क्या आया मेरे पास में, -3 मल्टीप्लाई -1, तो मुझे क्या मिल गया, 3 मिल गया। क्या मिल गया, 3 मिल गया, जो हमारा है। तो ये हमारा आंसर हो सकता है, क्या हो सकता है, ये हमारा आंसर हो सकता है। यदि इसमें भी 3 आएगा तो हम क्या करेंगे, कुछ और वैल्यू रख के देखेंगे, कुछ और वैल्यू रख के देखेंगे, ताकि इन तीनों ऑप्शनों में अलग अलग हमें मिले, तो हमें पता लग जाएगा कि हमारा आंसर कौन सा है। तो एक बार सी में रख के देख लेते हैं। सी में रखेंगे तो 1 - 4y यानी 1 - क्या आएगा, 1 - 4, क्या आ जाएगा, 1 - 4, और 2x + 1 की करेंगे क्या आ जाएगा, ये -3 और 1, तो मुझे क्या मिल गया, -3 मिल गया। क्या मिल गया, -3 मिल गया। देखो मेरे को क्या चाहिए था, 3, तो 3 मुझे किस ऑप्शन में मिला, बी ऑप्शन में मिला, तो बी ही मेरा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ये कोई मेथड नहीं है, ये ऑप्शन मेथड है, हिट एंड ट्राई मेथड है। मतलब आप लगाओ और ट्राई करके देखो कि आपका हो सकता है क्या। देखो कई बार ऐसा होता है कि मेथडों में बहुत ज़्यादा टाइम लगता है, तो हमें हमारे एग्ज़ाम में तीनों चीज़ें याद रखनी है कि क्वेश्चन की क्या डिमांड है। यदि क्वेश्चन चाहता है कि वो मेथड से ही सॉल्व हो तो हम क्या करेंगे, उसको मेथड से ही सॉल्व करेंगे। यदि क्वेश्चन चाहता है तो हम उसको ट्रिक से सॉल्व करेंगे। और कई बार क्वेश्चनों में ऐसा होता है कि ट्रिक लग जाती है तो मेथड
लगाने की कोई आवश्यकता नहीं होती। कई बार ऐसा होता है कि ऑप्शन देख के ही हमें पता लग जाता है कि क्वेश्चन में आंसर क्या आएगा। तो ऐसा जब हो और यदि आप मेथड ढूंढ रहे हो तो आप बहुत बड़ी गलती कर रहे हो। आपको पता होना चाहिए कि हमें वहां पर बस आंसर ही सेलेक्ट करना है, यानी आंसर ही हमें वहां पर लाना है। वहां हमसे कोई ये नहीं पूछने वाला कि मेथड आपने क्या लगाया। तो सारी चीजें हम बारी बारी से पढ़ेंगे कि मेथड कैसे लगाते हैं। कई क्वेश्चनों में हमें कैसे पता लगेगा कि ये क्वेश्चन हमारा ऑप्शन से हो जाएगा, और कई क्वेश्चनों में हम कैसे देख लेंगे कि ये तो हमारे ट्रिक से ही सॉल्व हो जाएगा। तो वही चीज हम देखेंगे। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। आपके सामने लिखा हुआ है 3x प्लस 7y बराबर 75। एक समीकरण ये है 5x माइनस 5y बराबर 25। पूछ रहा है x प्लस वाई। देखो अब ये जो क्वेश्चन दिख रहा है तो ये कोई ट्रिक से सॉल्व होने वाला नहीं है, ये कोई ट्रिक से सॉल्व होने वाला नहीं है, और ना ही ये कोई मेथड से मेथड से नहीं, उससे ऑप्शन से सॉल्व होने वाला है। तो हम कैसे करेंगे इसको? मेथड से करेंगे। क्या करेंगे? मेथड से करेंगे। तो सबसे पहले क्या करेंगे? 3x प्लस 7y बराबर 75, 5x माइनस 5y बराबर 25। अब देखो मुझे क्या करना है, मेरे पास में दो समीकरण है, दोनों में x और y है। यदि मेरे पास एक ही समीकरण होता और x और y होता तो मैं x y की वैल्यू निकाल सकता था क्या? नहीं निकाल सकता, क्योंकि जितने वेरिएबल समीकरण में होते हैं, यानी जितने चर समीकरण में होते हैं, उतने ही समीकरणों की हमें आवश्यकता होती है उसका मान निकालने के लिए। तो देखो दो समीकरण है हमारे पास में और दो ही चर हैं, एक तो है x और एक y। तो हमें क्या करना है? x और y का मान निकालना है। तो कैसे निकालेंगे? देखो इसकी तीन विधि होती है। एक विधि होती है प्रतिस्थापन विधि, प्रतिस्थापन विधि। एक होती है वज्र गुणन विधि, और एक होती है गुणांक समान करके विलोपन विधि। गुणांक समान करके विलोपन विधि। तो यहां मैं क्या कर रहा हूं? गुणांक समान करके विलोपन विधि से आपको सॉल्व करके दिखा रहा हूं कि करना क्या है। तो सबसे पहले क्या करेंगे हम? गुणांक समान करके विलोपन विधि में मुझे क्या करना है कि इन दोनों समीकरणों से मैं एक ऐसा समीकरण प्राप्त करूं जिसमें मेरे पास एक चर हो। तो मैं क्या करूंगा? आराम से उस चर की वैल्यू निकाल लूंगा। विलोपन का मतलब ये है इन दोनों समीकरणों में मैं ऐसा क्या करूं कि इन दोनों में से या तो x गायब हो जाए या y गायब हो जाए। तो मुझसे क्या होगा? या तो x गायब हो जाएगा तो y की वैल्यू आ जाएगी, और फिर मैं y की वैल्यू इसमें डाल के x की वैल्यू निकाल लूंगा। और यदि मैं y को गायब कर दूं तो मेरे पास में x आ जाएगा, और x की वैल्यू निकाल के मैं इस समीकरण में रख दूंगा तो मुझे y की वैल्यू मिल जाएगी। तो मैं क्या करता हूं? इसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा? गुणांकों को समान करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? गुणांकों को समान करना पड़ेगा। अब देखो यहाँ पर 3 है और यहाँ पर 5 है, तो मैं क्या करता हूँ? इसको गुणा कर दूँ 5 से और इसको गुणा कर दूँ 3 से। तो यहाँ भी कितना हो जाएगा? 15 हो जाएगा, और यहाँ भी कितना हो जाएगा? 15 हो जाएगा। होगा या नहीं होगा? यहाँ पर कितना हो जाएगा? 3 को जब मैं 5 से गुणा करूँगा 15, और यहाँ पर 5 को जब मैं 3 से गुणा करूँगा तो मेरे का कितना हो जाएगा? 15। तो वही चीज़ मैं करूँ इस पूरे समय, लेकिन मैं खाली इसको गुणा नहीं कर सकता हूँ। ये हमेशा याद रखिएगा, हमेशा इस चीज़ को याद रखिएगा कि मैं जब x के गुणांक समान कर रहा हूँ तो ऐसा नहीं है कि मैं खाली x को ही गुणा कर दूँ। मुझे क्या करना पड़ेगा? समीकरण में पूरे में गुणा करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? समीकरण को पूरे को गुणा करना पड़ेगा। तो वही मैं कर रहा हूँ कि इस समीकरण को गुणा कर रहा हूँ 5 से। ये समीकरण 1 हो गया, ये समीकरण 2 हो गया। तो इस समीकरण को गुणा कर रहा हूँ 5 से, और इस समीकरण को गुणा कर रहा हूँ 3 से। तो देखो गुणा करूंगा तो क्या आ जाएगा? एवरी एलिमेंट, हर एलिमेंट गुणा होगा किससे? 5 से। क्या आ जाएगा? 15x प्लस 35y बराबर 75 को जब मैं 5 से गुणा करूंगा तो मेरे पास कितना आ जाएगा? 375 आ जाएगा। अब देखो 3 से इसके हर एलिमेंट को गुणा करूंगा तो मेरे पास क्या आ जाएगा? 15x आ जाएगा माइनस 15y आ जाएगा, और 75 आ जाएगा। क्या आ जाएगा? 75 आ जाएगा। 25 थी 75, ये 75 आ गया।
अब देखो यहाँ भी मुझे 15x मिल गया और यहाँ भी मुझे 15x मिल गया। अब मैं क्या करूँ कि इन दोनों समीकरणों से 15x खत्म हो जाए। तो मैं क्या करूँगा, इस समीकरण में से मैं यदि इस समीकरण को घटा दूँ तो मुझे क्या मिल जाएगा, खाली y में समीकरण मिल जाएगा, तो मैं आराम से y की वैल्यू निकाल सकूँगा। तो क्या करूँगा, इस समीकरण को घटाऊँगा, तो घटाने पर क्या करूँगा, घटाने पर क्या होगा, जिस समीकरण को हम घटाते हैं उस समीकरण के सभी चिन्ह क्या होते हैं, बदल जाते हैं। यदि ये प्लस है तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, ये माइनस है तो यहाँ पर हो जाएगा प्लस, और ये प्लस है तो यहाँ पर हो जाएगा माइनस। तो वही मैं सॉल्व करूँगा, 15x में से जब मैं 15x को घटाऊँगा तो मेरा आ जाएगा 0, यानी ये कैंसिल हो जाएगा। 35y में जब 15y जोड़ूंगा तो मुझे क्या मिल जाएगा, 50y मिल जाएगा। क्या मिल जाएगा, 50y मिल जाएगा। और जब मैं 375 में से 75 को घटाऊंगा तो मेरे को क्या मिलेगा, 300 मिल जाएगा। यानी 50y की वैल्यू मेरे पास कितनी आ गई, 300 आ गई। तो y की वैल्यू क्या आ जाएगी, 50 इधर गुणा हो रहा है, इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, भाग हो जाएगा। ये आ गया मेरे पास में 6। तो y का मान मेरे पास क्या आ गया, 6। अब देखो जब मेरे पास y का मान आ गया तो अब मैं x का मान आराम से निकाल सकता हूँ। मैं चाहूँ तो इस समीकरण में रखूँ, चाहूँ तो इस समीकरण में रखूँ, किसी भी समीकरण में रखूँ मेरा x का मान क्या आएगा, सेम ही आएगा। तो देखो मैं इस समीकरण में रख लेता हूँ। देखो इस समीकरण में क्या करूँ, y का मान 6 रखता हूँ, तो ये मेरे पास क्या आ जाएगा, 5x, इधर कर लेता हूँ, 5x माइनस 5y, y की जगह पे 6 रखूंगा तो ये कितना हो जाएगा, 30 हो जाएगा। बराबर में कितना दे रखा है, 25 दे रखा है। अब क्या करूंगा, इस 30 को इधर फेंकूंगा तो ये माइनस हो रहा है, इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो 5x बराबर मेरे पास क्या आ जाएगा, 30 प्लस 25, यानी 5x बराबर क्या आ जाएगा, 55। जब 5 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा, यानी इधर गुणा हो रहा है तो इधर जाएगा तो भाग हो जाएगा। तो मेरे पास में x बराबर क्या आ जाएगा, 55/5 यानी 11। क्या आ जाएगा, 11 आ जाएगा। तो मेरे पास x बराबर क्या आ गया, 11 आ गया, और y बराबर क्या आ गया, 6 आ गया। x बराबर 11 आ गया और y बराबर क्या आ गया, 6 आ गया। अब मुझे निकालना क्या था, x प्लस वाई, तो 11 प्लस 6 मान क्या आ जाएगा, 17। यही मेरा आंसर हो गया। तो एक बार मुझे करना क्या है, देखो इसमें कोई ट्रिक लगने वाली नहीं है, इसमें कोई ट्रिक लगने वाली नहीं है, ना ही ये ऑप्शन होगा, इसमें मुझे मेथड लगाना ही पड़ेगा। तो मैं क्या करूँगा, 3x प्लस 7y बराबर 75, 5x माइनस 5y बराबर 25। दो समीकरण है मेरे पास में, तो कोई भी इन तीनों में से कोई भी एक विधि लगा लूँगा और मेरा आंसर निकाल लूँगा। x की भी वैल्यू निकाल लूँगा और y की भी वैल्यू निकाल लूँगा। मैंने क्या किया, गुणांकों को समान करके विलोपन विधि लगाई। क्या किया, गुणांकों को समान करके विलोपन विधि लगाई। तो कैसे किया कि देखो मैंने क्या सोचा कि मैं x के गुणांक समान कर लूँ। क्या सोचा मैंने कि मैं x के गुणांक समान कर लूँ। तो कैसे समान करूँगा, देखो यहाँ x का गुणांक है 3 और यहाँ कितना है 5। यदि मैं यहाँ पर 5 से गुणा करूँ तो मुझे कितना मिलेगा, 15। और नीचे वाले को यदि मैं 3 से गुणा कर लूँ तो मुझे क्या मिल जाएगा, 15। यानी दोनों गुणांक क्या हो गए, समान हो गए। तो मैंने क्या किया, ऊपर वाले समीकरण को गुणा कर दिया किससे, 5 से, और नीचे वाले समीकरण को गुणा कर दिया किससे, 3 से। यानी ऊपर वाले समीकरण को 5 से और नीचे वाले समीकरण को 3 से। यही मैंने किया। जब 5 को मैंने गुणा किया तो मेरे पास में आया 15x प्लस 35y बराबर 375। अब जब 3 से नीचे वाले को गुणा किया तो मेरे पास में आया 15x माइनस 15y बराबर 75। अब क्या किया मैंने, देखो ये दोनों चिन्ह सेम है। जब चिन्ह सेम हो तो हम क्या करते हैं, घटा देते हैं, और जब चिन्ह क्या हो, अलग अलग हो तो हम क्या करते हैं, जोड़ देते हैं। ये कब करते हैं, जब हम गुणांकों को समान कर लें। तो देखो यहाँ चिन्ह सेम है, यहाँ भी प्लस है और यहाँ भी प्लस है, तो हम क्या करेंगे, नीचे वाले समीकरण को ऊपर वाले समीकरण में से घटा देंगे। तो जब मैं घटाऊंगा तो मेरे पूरे समीकरण में जितने भी चिन्ह हैं वो सब क्या होंगे, बदल जाएंगे। यदि प्लस है तो क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, और माइनस है तो क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो देखो प्लस था यहाँ पर, मैंने क्या कर दिया, माइनस कर दिया। यहाँ माइनस था, मैंने कर दिया प्लस। यहाँ था प्लस तो मैंने कर दिया माइनस। अब देखो 15 में से जब 15 घटाऊंगा तो ये कैंसिल हो जाएगा। 35 में जब मैं 15 जोड़ूंगा तो मेरे पास आ जाएगा 50y, और 375 में से जब मैं 75 को घटाऊंगा तो मेरे पास क्या आ जाएगा, 300 आ जाएगा। तो यहाँ से मैं y का मान निकाल लूँगा कितना, 6।
जब मेरे पास y का मान आ गया तो मैं चाहे इस समीकरण में रखूँ और चाहे इस समीकरण में रखूँ, मेरा आंसर x मुझे मिल जाएगा। मैंने क्या किया, नीचे वाले समीकरण में रखा तो 5x का मान हमें x का निकालना है, तो ऐसे कैसे ही रख दिया। y की जगह पे मैंने 6 रखा तो ये वाला पार्ट मेरे पास क्या आ गया, 30 आ गया। बराबर में कितना दे रखा है, 25 दे रखा है। अब देखो जब 30 इधर माइनस में, जब ये इधर जाएगा तो किस में हो जाएगा, प्लस में हो जाएगा। तो 5x बराबर क्या आ गया मेरे पास, 55 आ गया। 5x बराबर क्या आ गया, 55 आ गया। तो x बराबर 55/5 यानी 11 आ गया। तो x का मान मेरे पास क्या आ गया, 11, और y का मान आ गया 6। यानी अब मुझे दोनों चीज़ मिल गई, x भी मिल गया और y भी मिल गया। मुझे निकालना क्या है, x प्लस वाई। तो 11 प्लस 6 मान कितना आ गया मेरे पास, 17। यही मेरा आंसर है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। इसमें लिखा हुआ है √625 प्लस √484। अब देखो इसमें डायरेक्ट आपके सामने लिखा हुआ है √625 प्लस √484, ये मुझे निकालना है। तो देखो जब हम वर्गमूल पढ़ेंगे तो हमें 1 से लेकर 30 तक के वर्ग और वर्गमूल याद होने चाहिए। तो देखो 625 का जब मैं वर्गमूल निकालूंगा तो मेरे पास क्या आएगा, 25 आ जाएगा। 625 का जब मैं वर्गमूल निकालूंगा तो मेरे पास क्या आ जाएगा, 25 आ जाएगा। और जब 484 का वर्गमूल निकालूंगा तो मेरे पास क्या आ जाएगा, 22 आ जाएगा। क्या आ जाएगा, 22 आ जाएगा। जब मैं इन दोनों को जोड़ूंगा तो मेरे पास क्या आ जाएगा, 47 आ जाएगा। और यही मेरा क्या हो गया, आंसर हो गया। यही मेरा क्या हो गया, आंसर हो गया। देखो ये क्वेश्चन था। अब देखो इसमें आपको पेन चलाने की जरूरत पड़ेगी क्या, नहीं पड़ेगी। करना क्या है, सिर्फ 625 का वर्गमूल निकालना है 25 और 484 का वर्गमूल निकालना है 22। इन दोनों को जोड़ना है और मेरे पास आंसर होगा 47। ठीक है। 1 से लेकर 30 तक के आपको वर्ग याद करने होंगे, कम से कम 1 से लेकर 30 तक के वर्ग आपको याद करने होंगे। वैसे मैं क्लास में आपको ट्रिक भी बताऊंगा कि किस ट्रिक से हम वर्ग निकाल सकते हैं और वर्गमूल भी निकाल सकते हैं। इन सब चीज़ों की मैं आपको ट्रिक बताऊंगा। बिल्कुल। अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगले क्वेश्चन में दे रखा 0.000729 729 प्लस अब देखो इसका मतलब ये यहाँ पर 3 लिखा हुआ है ना, इसका मतलब ये है कि ये घनमूल है। और यहाँ पर कुछ ना लिखा हुआ है, इसका मतलब क्या है, यहाँ पर लिखा हुआ है 2, इसका मतलब वर्गमूल है। यानी जब कुछ नहीं लिख रहा हो तो हमें क्या लगना है कि वर्गमूल निकालना है, और जब कुछ लिख रहा हो तो हम उतनी पावर में इसको निकालेंगे, उतनी पावर में निकालेंगे। देखो 2 चीज़ होती है, एक तो होती है घातांक और एक होती है करनी। एक तो होती है घात और एक होती है करनी। घात क्या होती है कि जब घात का मान 1 या 1 से अधिक हो तो वो क्या बन जाता है, घातांक बन जाता है। और जब घात का मान 1 से कम हो तो वो क्या बन जाता है, करनी बन जाता है। तो ये दोनों क्या है, करनी है। क्या है, करनी। अब देखो इसको सॉल्व करेंगे तो 0 पॉइंट, सबसे पहले मैं क्या करूँ, इस पॉइंट को नीचे ले जाऊंगा तो 10 की पावर में मेरे पास आएगा, यानी नीचे 0 लग जाएंगे। तो क्या करूँ, 729 बटे नीचे कितने 0 लगेंगे, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, यानी क्या आ जाए 729 बटा हमारे को ये मिल जाएगा। अब देखो इधर 0 पॉइंट, तो मैं क्या करूँगा 8 बटा 1000, क्या मिल जाएगा 1000। अब सबसे पहले मुझे इसका क्या निकालना है, 1 बटा 2 निकालना है। और फिर इसके बाद मुझे क्या निकालना है, इसका 1 बटा 3 निकालना है। और यहाँ पर मुझे क्या करना है, 1 बटा 3 निकालना है। यानी सबसे पहले मुझे इसका वर्गमूल निकालना है। तो वर्गमूल कैसे निकालूंगा, 729 का वर्गमूल कितना होता है, 27। कितना होता है, 27। और इसका वर्गमूल निकालूंगा तो मुझे मिलेगा 1000। क्या मिलेगा, 1000 मिलेगा। तो जब मैंने वर्गमूल निकाल लिया तो मेरे पास बचा क्या, 1 बटा 3, यानी घनमूल बचा। इधर देखो 8 का घनमूल निकालूंगा 2, 1000 का घनमूल निकालूंगा 10। तो इधर मेरे पास क्या बचा, 2 बटा 10 बचा। अब देखो इधर चलते हैं। अब मुझे क्या करना है, 27 का घनमूल निकालना है। 27 का घनमूल कितना होता है, 3 होता है। और 1000 का घनमूल कितना होता है, 10 होता है। प्लस दे रखा है 2 बटा 10। इधर से इसका मान निकालूंगा तो क्या आ जाएगा, 0.5
3 आ जाएगा, और इसका मान निकालूंगा 0.2 आ जाएगा। इन दोनों को जब मैं जोड़ूंगा तो मुझे मिल जाएगा 0.5, और यही मेरा क्या है, आंसर है। यही मेरा क्या है, आंसर है, क्या, 0.5, और यही मुझे निकालना था। देखिए हमने किया क्या, हमने सबसे पहले क्या किया, वर्गमूल निकाला इस संख्या का। इस संख्या का क्या किया, वर्गमूल निकाला। तो सबसे पहले क्या किया, 729 बटा 10 की पावर 6, यानी 1 के बाद 6 जीरो, पॉइंट के बाद में जितने अंक होते हैं उतनी ही जीरो हम क्या करते हैं, नीचे लगा लेते हैं। तो क्या आ गया, 729 बटा 1 के बाद 6 जीरो, यानी 10 लाख। अब इसके बाद में देखो इधर क्या किया मैंने, 8 बटा 1 2 3 जीरो, यानी 8 बटा 1000। इधर तो मेरे पास आ गया 729 बटा 10 लाख, इधर 8 बटा 1000। सबसे पहले मैंने क्या किया, इस वाली संख्या का वर्गमूल निकाल लिया। इस वाली संख्या का क्या किया, वर्गमूल निकाल लिया। तो 729 का वर्गमूल कितना होगा, 27 होगा, और 10 लाख का वर्गमूल कितना होगा, 1000 होगा। अब देखो इधर मैंने इसका घनमूल निकाला, तो 8 का घनमूल हो गया 2, और 1000 का घनमूल हो गया 10। अब देखो इधर मैंने इसका वर्गमूल निकाला अगली स्टेप में, तो 27 का घनमूल कितना आ गया, 3, और 1000 का घनमूल कितना आ गया, 10, और इधर 2 बटा 10 है ही है। 3 में जब 10 का भाग दूंगा तो मेरा आ जाएगा 0.3, और 2 में जब 10 का भाग दूंगा तो मेरा आ जाएगा 0.2। तो मेरे पास आंसर मिल जाएगा 0.3 प्लस 0.2 बराबर 0.5। इतना सा मुझे सॉल्व करना था। आगे आंसर देखो, अगले में चलते हैं। साधारण ब्याज की किस दर से कोई धन 8 वर्ष में दोगुना हो जाता है। देखो 2 तरीके के ब्याज होते हैं, एक तो होता है साधारण ब्याज, एक होता है चक्रवृद्धि ब्याज। साधारण ब्याज क्या होता है, जब ब्याज की दर अपनी फिक्स है वो चक्रवृद्धि ब्याज में भी रहेगी। लेकिन अंतर क्या होता है, अंतर होता है ये कि साधारण ब्याज, जैसे मैंने 1000 रुपये की राशि ली, जैसे मैंने 1000 रुपये की राशि किसी से ली या किसी को दी, और मेरी दर है, मान लो मैं मान लेता हूँ 20%, मेरी दर है 20%। तो मेरी जो पहली ब्याज की दर होगी पहले साल में, ये मैं वार्षिक मान के चल रहा हूँ, क्या मान के चल रहा हूँ, वार्षिक मान के चल रहा हूँ। तो मेरी जो पहले साल में जो ब्याज होगा वो कितना होगा, 1000 का 20/100, यानी 1000 का क्या होगा, 20% होगा। तो पहली बार में मेरा ब्याज कितना हो जाएगा, 200 रुपये पहले साल में। अगले साल जब मैं ब्याज निकालूंगा तो मेरा मूलधन क्या रहेगा, फिक्स रहेगा। कब, जब बात चल रही है किसकी, साधारण ब्याज की, साधारण ब्याज की बात जब किसकी चल रही है, साधारण ब्याज की। तो मेरा क्या होगा, मूलधन हमेशा क्या रहेगा, मूलधन नहीं बदलेगा, मूलधन नहीं बदलेगा। कब, जब साधारण ब्याज की हम बात करें। और जब बात आ जाती है चक्रवृद्धि ब्याज की, जब बात आ जाती है किसकी, चक्रवृद्धि ब्याज की, तो क्या होगा, मेरा मूलधन वही है 1000 और दर है 20%। तो मेरा पहला ब्याज तो क्या हो जाएगा, पहला वर्ष ब्याज तो कितना ही लग जाएगा, 200 रुपये। कितना लग जाएगा, 200 रुपये। यानी पहले वर्ष में क्या होगा, साधारण ब्याज के बराबर ही क्या होगा, चक्रवृद्धि ब्याज होगा। लेकिन जब दूसरा वर्ष आएगा, जब सेकंड ईयर आएगा दूसरा वर्ष, तो मेरा मूलधन 1000 में क्या होगा, ब्याज जुड़ जाएगा। तो मूलधन कितना बन जाएगा, 1200 रुपये। कितना बन जाएगा, 1200 रुपये। और अगली जो किस्त आएगी, यानी अगला जो ब्याज आएगा वो किसके ऊपर आएगा, 1200 रुपये के ऊपर आएगा। किसके ऊपर आएगा, 1200 रुपये के ऊपर। तो ये चीज़ हमेशा याद रखिएगा, साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज में फ़र्क क्या होता है। साधारण ब्याज में जनरली होता क्या है कि मूलधन हमेशा फिक्स रहता है और एक निश्चित दर पे ही हर साल कैलकुलेट होता रहता है क्या, ब्याज। और चक्रवृद्धि ब्याज में क्या होता है कि मूलधन हर साल बदल जाता है। मतलब जो चक्रवृद्धि ब्याज, जो ब्याज हमें पहली साल में प्राप्त हुआ वो अगले साल के मूलधन में ऐड हो जाएगा और उस पे ब्याज कैलकुलेट होगा। क्या होगा, उस पे ब्याज कैलकुलेट होगा। जो भी बैंक वगैरह होती है वो सब ही किसके ऊपर निर्भर होती है, चक्रवृद्धि ब्याज के ऊपर। बैंक में हमेशा ब्याज कैलकुलेट होता है, वो किसके ऊपर होता है, चक्रवृद्धि ब्याज के ऊपर होता है। तो देखिए इस क्वेश्चन में क्या कह रहा है, इस क्वेश्चन में वो आपसे कह रहा है कि साधारण ब्याज की किस दर से कोई धन 8 वर्ष में दुगना हो जाता है। तो धन अपने आप में क्या होता है, 100% होता है। सबसे पहले हम इसको वर्बली सॉल्व करेंगे, उसके बाद मेथड से देखेंगे। तो सबसे पहले एक बात देखो कि धन कोई क्या होता है, कोई भी जो धन होता है वो अपने आप में 100% होता है।
तो क्या कर रहा है वो धन को दुगना कर दे रहा है। क्या कर दे रहा है? धन को दुगना कर दे रहा है। तो यानी 100% हमारा धन था, तो अगले साल कितना हो जा रहा है? 200% हो जा रहा है। दुगना हो रहा है ना, तो 200% हो जा रहा है। यानी मैंने किसी से 100 रुपए लिए थे, तो अगले साल मैं उसको कितने दे रहा हूं? 200 रुपए दे रहा हूं। कितना दे रहा हूं? 200 रुपए दे रहा हूं। इसमें बोल रहा है 8 वर्ष में, तो कितने वर्ष में दे रहा हूं मैं? 8 वर्ष में दे रहा हूं। यानी मैंने किसी से 100 रुपए उधार लिए थे, तो 8 वर्ष में मैं उसे कितने दे रहा हूं? 200 रुपए दे रहा हूं। तो 100 रुपए जो मैंने उससे लिए थे, तो 100 तो मैं उसको उल्टे दे ही रहा हूं, साथ में 8 वर्ष का ब्याज दे रहा हूं। कितना? 100 रुपए। 8 वर्ष में ब्याज दे रहा हूं कितना? 100 रुपए। तो 8 वर्ष का ब्याज है मेरे पास कितना? 8 वर्ष का ब्याज मेरे पास कितना है? 100 रुपए। एक तरीके से मैं मान के चल रहा हूं कि मैंने किसी से 100 रुपए लिए थे, तो 8 वर्ष का ब्याज मेरा कितना हो जा रहा है? 100 रुपए हो जा रहा है। तो इसी चीज को मैं जनरली दिमाग से थोड़ा सा सोचूं कि 100% मेरा धन था, वो 8 साल में 100% ही बढ़ गया, तो हर साल कितना बढ़ा होगा? तो 100% यानी 100% बटा 8, यानी हर साल कितना बढ़ा होगा? 12.5% बढ़ा होगा। और यही मेरा क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। मतलब डायरेक्ट में तो क्या हुआ कि 100% धन था, वो अगली साल कितना हो जा रहा था? 8 वर्ष बाद में 100% और बढ़ जा रहा था। यानी हर साल कितना बढ़ रहा होगा? जब 100% बढ़ा 8 वर्ष में, तो हर साल कितना बढ़ेगा? 12.5% बढ़ेगा। कितना बढ़ेगा? 12.5% बढ़ेगा। ये चीज तो मैंने क्या हुआ? माइंड में ही सॉल्व किया। अब देखिए मेथड से इसको देख लेते हैं। सर एक बार मेथड भी बताओ, तो मेथड से देख लेते हैं कि देखो जब साधारण ब्याज होता है, सिंपल इंटरेस्ट, इसका फॉर्मूला होता है P/100। यहाँ पर P जो होता है वो होता है क्या? मूलधन। P जो होता है क्या होता है? मूलधन। R जो होता है वो होती है दर, और T जो होता है, T होता है समय, और ये क्या है? ब्याज। तो देखो मैं धन मानता हूं, धन माना मैंने 100 रुपये। धन माना कितना? 100 रुपये। 8 वर्ष में T बराबर क्या हो जाएगा? 8 वर्ष। और क्या हो जा रहा है? दुगना हो जा रहा है, यानी मिश्रधन अमाउंट, मिश्रधन मेरे पास कितना हो जा रहा है? 2x हो जा रहा है। कितना हो जा रहा है? 2x हो जा रहा है। तो ब्याज कितना होगा? ब्याज बराबर क्या होता है? मिश्रधन माइनस मूलधन। मिश्रधन माइनस मूलधन, ये क्या होता है? ब्याज होता है। तो मिश्रधन है मेरे पास 2x और धन है x, तो मेरा ब्याज कितना हो जाएगा? x। मेरे पास ब्याज क्या आ जाएगा? x आ जाएगा। मिश्रधन कितना है? 2x है। मूलधन कितना है? x है। तो ब्याज कितना आ जाएगा? x आ जाएगा। अब देखो मैं फॉर्मूला लगाऊंगा और मुझे निकालना क्या है? दर निकालनी है। तो लगाता हूं फॉर्मूला। देखो साधारण ब्याज कितना है मेरे पास में? x है, इधर से पता लग गया। धन कितना है मेरे पास में? x है। सम में कितना है? 8, और दर मुझे निकालनी है बटा 100। तो देखो x से x कैंसिल हो गया, 100 इधर जाएगा, 8 इसके नीचे आ जाएगा, यानी r बराबर क्या आ जाएगा मेरे पास? 100 बटा 8। तो r का मान मेरे पास क्या आ जाएगा? 12.5%। देखो यही मुझे निकालना था। r का मान नहीं तो मुझे निकालना था, r का मान क्या आ गया? 12.5% आ गया। यही सॉल्व करना था। यहाँ पर मैं चाहूँ तो धन मान लूँ 100 रुपये, तो मिश्रधन कितना हो जाएगा? 200 रुपये, और ब्याज कितना हो जाएगा? 200 माइनस 100 बराबर 100 रुपये। तो इधर मेरे पास ब्याज हो जाएगा 100 रुपये, धन हो जाएगा 100 रुपये, दर मुझे निकालनी है, समय हो जाएगा 8 वर्ष। तो ये कि यही 100 से 100 कैंसिल हो जाएगा, और सेम टू सेम r बराबर 100 बटा 8 आ जाएगा, और r का मान 12.5% आ जाएगा, 12.5%। यही मेरा आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे। देखो नीना और मीना ने क्रमशः 30,000 तथा 45,000 के निवेश से, नीना और मीना दो बंदी हैं, ये एक तो है नीना एक है मीना, इन दोनों ने क्या किया? 30,000 रुपये लगाए और 45,000 रुपये लगाए। नीना ने तो लगाए 30,000 और मीना ने लगाए 45,000। दोनों ने इतने इतने रुपये लगाकर एक व्यापार को क्या किया? शुरू किया। तो 2 वर्ष बाद इन दोनों को 1.5 लाख रुपए का लाभ प्राप्त हुआ। तो उसमें मीना का भाग क्या होगा? ये पूछ रहा है क्वेश्चन में। तो देखो
हुआ क्या है, नीना और मीना दो बंदी हैं, इन दोनों बंदियों ने कुछ कुछ पैसे लगाकर 30,000 और 45,000 रुपये लगाकर क्या किया, एक दुकान खोली। 2 साल बाद इन्होंने क्या किया, अपना हिसाब लगाया तो इनको पता लगा कुल मिला के 1.5 लाख रुपए का इनको लाभ हुआ है। क्या हुआ है, 1.5 लाख रुपए का इनको लाभ हुआ है। तो ये पूछ रहा है कि इसमें मीना का लाभ क्या होगा। तो होता क्या है कि जब हम साझा पढ़ेंगे तो हम इस चीज को देखेंगे कि जो लाभ का अनुपात होता है, क्या होता है, लाभ का अनुपात वो हमेशा क्या होता है, पूंजी के अनुपात के बराबर होता है, पूंजी के अनुपात के बराबर होता है, पूंजी के अनुपात के बराबर होता है। लेकिन कब होता है, जब समय समान हो, जब समय क्या हो, समान हो। इसका मतलब क्या कहना चाह रहा हूं मैं, इसने भी 2 वर्ष तक पैसा लगाया और इसने भी 2 वर्ष तक पैसा लगाया, मतलब दोनों का समय क्या है, समान है। तो लाभ का अनुपात क्या होगा, पूंजी के अनुपात के बराबर होगा। लाभ का अनुपात क्या होगा, पूंजी के अनुपात के बराबर होगा। तो मैं क्या करूं, सबसे पहले पूंजी का अनुपात निकाल लूं। यदि मुझे पूंजी का अनुपात मिल जाएगा तो इससे मुझे लाभ का अनुपात पता लग जाएगा, और यदि मुझे लाभ का अनुपात मिल गया तो उससे मैं आराम से नीना और मीना दोनों का लाभ बांट सकता हूं कि इसको कितना लाभ हुआ और इसको कितना लाभ हुआ, वही मुझे करना है। तो सबसे पहले पूंजी का अनुपात निकालूंगा। तो ये मैं मान लेता हूं नीना है और ये मान लेता हूं मीना है। ये तो है नीना और ये है मीना। इसने लगाए 30,000 रुपये और इसने लगाए 45,000 रुपये। दोनों का अनुपात निकालूंगा तो ये 3 0 से 3 0 कैंसिल हो गई। 15 से काटा ये आया 2 और 15 से काटा ये आया 3। तो मेरे पास पूंजी का अनुपात कितना आ गया, 2:3। तो लाभ का भी अनुपात क्या हो जाएगा, 2:3 हो जाएगा। तो पूंजी का अनुपात आ गया तो लाभ का अनुपात मुझे मिल गया। अब मैं क्या करूं, 3 और 2 दोनों का मान, दोनों का योग, दोनों के अनुपातों का योग किसके बराबर है, 1.5 लाख के बराबर है। यानी 5 का मान किसके बराबर है, 1.5 लाख के बराबर है। देखो 5 का मान किसके बराबर है, 1.5 लाख के बराबर है। तो 1 का मान किसके बराबर हो जाएगा, 30,000 के बराबर हो जाएगा। 1 का मान किसके बराबर हो जाएगा, 30,000 के बराबर हो जाएगा। अब मुझसे पूछ रहा है मीना का लाभ कितना है, क्या पूछ रहा है, मीना का लाभ कितना है। तो मीना का अनुपात कितना है, 3। तो 3 का मान मैं निकाल लूँ तो मुझे मिलेगा कितना, 90,000। यही मेरा आंसर होगा। यानी मीना का लाभ कितना हो जाएगा, 90,000। यदि मुझसे पूछता कि नीना का लाभ कितना होगा, तो नीना का लाभ कितना होता, 2 गुणा 30,000, 2 गुणा 30,000। तो नीना का लाभ कितना होता, 60,000। तो मैंने क्या किया, सबसे पहले पूंजी का अनुपात निकाला। पूंजी के अनुपात से मुझे क्या मिल गया, लाभ का अनुपात मिल गया। जब मुझे लाभ का अनुपात मिल गया तो मैंने क्या किया, उसको उस अनुपात में जो कुल लाभ था उसको तोड़ दिया। यानी 1.5 लाख रुपए में से मैंने दोनों को बांट दिया 2:3 में। तो नीना को मिल गए कितने, 60,000 रुपये और मीना को मिल गए 90,000 रुपये। मुझसे पूछ रहा है मीना का लाभ, 90,000 आएगा आंसर। देखो ऑप्शन में कहीं दिख रहा है क्या, नहीं दिख रहा। तो आंसर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। कंफ्यूज नहीं होना है कि हमने गलत कर दिया, गलत आप नहीं कर रहे हो, ऑप्शन वाले ने दिया है डी, तो डी लगाओ ना, क्या दिक्कत आ रही है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये देखो आपके सामने क्वेश्चन है। देखो 2 चित्र दिए गए हुए हैं। इसमें दे रखा है कि एक स्कूल है, ये जो स्कूल है PQRSTU, 6 स्कूल दे रखे हैं। इस स्कूल में परसेंटेज ऑफ गर्ल्स, इसमें बता रखा है कि कितने प्रतिशत लड़कियां पढ़ती है, लड़कियों का प्रतिशत बता रखा है। लड़कियों की संख्या नहीं बता रखी है, ढंग से पढ़ना। लड़कियों का प्रतिशत बताया हुआ है, क्या बताया हुआ है, लड़कियों का प्रतिशत बताया हुआ है। और इस वाले ग्राफ में क्या बताया हुआ है कि ये स्कूल है, इसमें पढ़ने वालों की संख्या बताई हुई है। क्या बताई हुई है, पढ़ने वालों की संख्या। या इसमें तो बताया गया है कुल संख्या, क्या बताया गया है, कुल संख्या। ये चीज पहले कंफर्म कर लें कि किसमें क्या दे रखा है। कई बार ऐसा होता है कि हम हड़बड़ाहट में क्वेश्चन को ही गलत पढ़ लेते हैं, तो हमारा चाहे हम क्वेश्चन सही सॉल्व कर रहे हैं, लेकिन होता क्या है कि क्वेश्चन कुछ पढ़ने में हम मिस्टेक कर देते हैं, जिससे क्या होता है, हमारा आंसर ही बदल जाता है। क्या होता है, आंसर ही बदल जाता है। तो ये जो सिली मिस्टेक होती है, ये हमें एग्जाम में कभी भी नहीं करनी है। तो देखिए यहाँ पर दिया हुआ है लड़कियों का प्रतिशत, यहाँ पे दी हुई है कुल स्कूल में पढ़ने वाले विद्यार्थियों की संख्या।
तो देखिए विद्यालय टी में लड़कों की संख्या है, तो सबसे पहले मैं क्या करूँगा, टी विद्यालय में कुल संख्या निकालूंगा कि टी विद्यालय में कुल कितने लड़के पढ़ते हैं, कुल कितने विद्यार्थी पढ़ते हैं। तो देखो टी विद्यालय में पढ़ने वाले विद्यार्थियों की संख्या कितनी है, 1250। यानी टी विद्यालय में कितने विद्यार्थी पढ़ते हैं, टोटल 1250 विद्यार्थी पढ़ते हैं। और पूछ रहा है हमसे लड़कों की संख्या, क्या पूछ रहा है, लड़कों की संख्या। तो लड़कों की संख्या कैसे निकालेंगे, हमारे पास में क्या है, लड़कियों का प्रतिशत है, क्या है, लड़कियों का प्रतिशत। यानी गर्ल्स जो है वो कितनी है, 40%। गर्ल्स जो है वो कितनी है, 40%। तो देखिए किसी भी विद्यालय में पढ़ने वाले छात्रों की संख्या या विद्यार्थियों की संख्या अपने आप में कितना होगा, 100% होगा। कितना होगा, 100% होगा। हमारे पास में क्या है, लड़कियां हैं 40%, तो लड़के कितने हो जाएंगे, बॉय, यानी लड़के कितने हो जाएंगे, 100 माइनस 40 यानी 60%। हमारे पास कितने हो जाएंगे, लड़के 60%। तो 100% कितने हैं, कुल विद्यार्थी 1250 है, और हमें क्या निकालना है, 60% निकालना है। तो मैं लड़कों की संख्या निकालूंगा तो क्या करूंगा, 1250 का 60% निकाल लूंगा, 1250 का 60% निकाल लूंगा। तो देखो मुझे क्या मिलेगा, 6 को गुणा करूंगा जब 125 से, तो मेरे पास क्या आ जाएगा, 750 यानी लड़कों की संख्या कितनी आ जाएगी, 750 आ जाएगी। तो देखो मैंने किया क्या, एक बार मैं वापस रिपीट कर देता हूं कि मुझे टी विद्यालय में लड़कों की संख्या निकालनी है। तो सबसे पहले मैंने क्या किया, टी विद्यालय में कुल विद्यार्थियों की संख्या निकाल ली। तो देखो टी विद्यालय में कुल विद्यार्थियों की संख्या कितनी है, 1250 है। अब मैंने क्या किया, इधर वाले ग्राफ से मुझे पता लग गया कि टी विद्यालय में 40% लड़कियां पढ़ती हैं। कितनी लड़कियां पढ़ती हैं, 40% लड़कियां पढ़ती है। तो देखो जब मुझे पता है कि 40% लड़कियां पढ़ती है, तो लड़के कितने प्रतिशत होंगे, कुल 100% है, जब लड़कियां 40% है, तो लड़के कितने प्रतिशत होंगे, 60% होंगे। तो जब लड़के आ गए 60%, तो मैंने लड़कों की संख्या निकाली, कुल मेरे पास है और 60% मुझे उसका निकालना है। तो 1250 का 60% क्या आ गया, 750 आ गया। तो यही मेरा क्या हो गया, आंसर हो गया। अब देखिए अगला क्वेश्चन, विद्यालयों P तथा Q में कुल मिलाकर विद्यार्थियों की औसत संख्या क्या है। पूछ रहा है कि P और Q में जितने भी विद्यार्थी पढ़ते हैं उनका औसत क्या है। औसत निकालने के लिए क्या करेंगे, एवरेज। औसत जब मैं निकालूंगा तो क्या करूंगा, P प्लस Q बटा 2, यानी P विद्यालय में पढ़ने वाले विद्यार्थियों की संख्या प्लस Q विद्यालय में पढ़ने वाले विद्यार्थियों की संख्या बटा 2 कर दूंगा, क्योंकि 2 विद्यालयों का पूछ रहा है वो। तो P विद्यालय में कितने विद्यार्थी पढ़ते हैं, देखो 2500 विद्यार्थी, और Q विद्यालय में कितने विद्यार्थी पढ़ते हैं, देखो 3000 विद्यार्थी। ये मैं रखूंगा और नीचे 2 कर दूंगा। 3000 में जब मैंने 2500 जोड़ा तो मेरे को क्या मिल गया, 5500 मिल गया। 5500 बटा 2, जब मैंने 2 का भाग दिया 5500 में तो मुझे क्या मिल गया, 2750 मिल गया। यानी P और Q विद्यालय में पढ़ने वाले विद्यार्थियों का औसत मुझे क्या मिल गया, 2750 मिल गया। और यही मेरा क्या हो गया, आंसर हो गया। आशा है आपको समझ में आया होगा कि क्या कर रहा था मैं। आज के लिए इतना ही, आज इसको यहीं पे समाप्त करते हैं। मिलेंगे कल एक नई चीज़ के साथ, एक नए टॉपिक के साथ और नए ही क्वेश्चनों के साथ। तो ध्यान से देखिए इस वीडियो को और ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में शेयर कीजिए, ताकि सभी को ये पता लग सके कि रीट सेकंड लेवल में किस टाइप के क्वेश्चन आते हैं। तो हम आगे उसी हिसाब से हमारी योजना बनाएं कि किस हिसाब से हमें पढ़ना है। तो देखते रहिए, धन्यवाद।